Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, Eid Mubarak to all of you. I hope that you would have celebrated it very nicely at your homes and you would have enjoyed this Eid. Now, welcome to my lectures once again after celebrating your Eid. So my today's topic is trends in physical properties of नाइट्रोजन फैमिली. तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो है दैट इज ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली. तो इसमें जो पहली तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है ना. तो फर्स्ट वाज एटॉमिक रेडी, देन द सेकंड वाज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना. तो उससे पहले हमने फिजिकल स्टेट के बारे में देखा था. तो आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से बेटा. जो अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना. तो अगर हम इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, their electronegativity decreases ड्यू टू, क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. तो बेटा जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली में, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डिक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. तो नाइट्रोजन जो है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ऑन पॉलिंग स्केल ठीक ठाक इसकी वैल्यू है, दैट इज 3.0 मीनस 3. तो इसका जो वैल्यू है फास्फोरस का दैट इज 2.1, तो इसका वैल्यू है 2.0, इसका वैल्यू है 1.9 ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है ना. तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. सो फ्रॉम दीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट्स एविडेंट दैट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली में जब हम देखते हैं कि जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज हो जाती है बेटा जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप? क्योंकि साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना. तो जिसके पास साइज कम होगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? दैट इज़ फ्लोरीन, ठीक है ना. उसके बाद है क्लोरीन. तो अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की, फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. कौन? फ्लोरीन, ठीक है ना. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन. फिर हम उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की, तो लगभग ये एक ही रेंज में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, ठीक है ना. तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पीरियोडिक टेबल में है बेटा वो है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है ना. तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने की जो इसमें सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो हम ज़रा देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 11th में जो ये टॉपिक्स है 11th के ये टॉपिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या है, आयोनाइज एनर्जी क्या है, जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए मैं बताऊंगा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है. अगर हमारे पास एक एलिमेंट है एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट है एलिमेंट बी, ठीक है ना. इस एलिमेंट ए और बी के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना. अगर ए के पास ए की टेंडेंसी ज़्यादा है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने ओर खींचने की, ठीक है ना. अगर एलिमेंट ए के पास ज़्यादा टेंडेंसी है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की, तो हम बोलेंगे ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट्स द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना. टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड पेयर
टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो अगर साइज छोटा है, ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये जो इनके वैल्यूज़ है, ये इनके वैल्यूज से हमें ये मालूम हो जाता है कि जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फास्फोरस, उसकी ज़्यादा एज कम्पेयर टू आर्सेनिक। तो डाउन द ग्रुप हम जब हम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। सो इट डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है तो न्यूक्लियस का फोर्स जो है ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ऑन दी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना। तो यह है फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे और एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पे, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो और एक फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे जो है, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना। जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, हमारे पास है बेटा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। अगर हम बात करेंगे बेटा नाइट्रोजन और फास्फोरस की, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करेंगे तो ये नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है। अगर हम बात करेंगे आर्सेनिक और एंटीमनी की, तो ये बेटा सेमी मेटल्स है, ये सेमी मेटल्स है बेटा। अगर हम बिस्मथ की बात करेंगे बेटा, तो ये एक टिपिकल मेटल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर से ये जब हम जाएंगे तो यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, फिर सेमी मेटालिक कैरेक्टर है, फिर मेटालिक कैरेक्टर आता है, ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो हम लिख सकते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब क्यों इंक्रीज हो जाता है? सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, on moving down the group, metallic character increases, metallic character increases। तो मेटालिक कैरेक्टर जो है ये इंक्रीज हो जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो मेटालिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं? मेटालिक कैरेक्टर मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है ना। अगर एक एलिमेंट है, एलिमेंट ए, ठीक है ना, तो एलिमेंट ए के पास जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। एलिमेंट अगर हमारे पास बेटा एलिमेंट ए है, इसके पास जितनी सलाहियत है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, सो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी एक एलिमेंट के पास होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ दैट वेरी एलिमेंट, ठीक है ना। वो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है साइज पे। अगर साइज बड़ा होगा, डेफिनेटली बेटा न्यूक्लियस का फोर्स जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अगर साइज बड़ा है, तो न्यूक्लियस का फोर्स लास्ट इलेक्ट्रॉन पे डेफिनेटली ये कम होगा, ठीक है ना। तो इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना आसान हो जाएगा, या इस एलिमेंट के लिए इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर साइज बड़ा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में आसानी है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में आसानी जो है, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इट मीन्स मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, तो बेटा क्या है, जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि साइज
इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, न्यूक्लियस का फोर्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे है ये कम होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करना एक एलिमेंट के लिए बहुत आसान होगा, ठीक है ना। तो ये है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो जाता है मेटेलिक कैरेक्टर बेटा, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना। तो ये था फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी थी ये, दैट्स मेटेलिक एंड नॉन मेटल कैरेक्टर। तो अब हम चलेंगे आगे। तो हमारा जो अगला जो हमारी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज इसके बाद जो है दैट इज एलोट्रॉपी, दैट इज एलोट्रॉपी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने डिस्कस किया, तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को हमने डिस्कस किया। तो मैं रिपीट करूंगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप बेटा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो ये दो जो है नॉन मेटल्स है, ये दो जो है सेमी मेटल्स है। बिस्मथ जो है एक टिपिकल मेटल है, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलेंगे, हमें और एक फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है दैट इज एलोट्रॉपी, दैट इज एलोट्रॉपी, दैट इज एलोट्रॉपी। तो सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज एलोट्रॉपी, दैट इज एलोट्रॉपी, ठीक है ना। बेटा अगर हमारे पास एक सबस्टेंस है, बेटा ये इस चीज को याद रखना, अगर हमारे पास एक सबस्टेंस है, अगर हमारे पास एक सबस्टेंस है, ये मान लीजिए ये ए बी सबस्टेंस है हमारे पास, ये ए बी सबस्टेंस एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए, ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बी, ठीक है ना। तो एक ही सबस्टेंस है ए बी, एक सबस्टेंस है, ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फिज्म। इसको याद रखना, अगर हमारे पास एक सबस्टेंस है, सबस्टेंस ए बी, ये एग्जिस्ट होता है स्मॉल ए फॉर्म में, स्मॉल बी फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये सबस्टेंस अब सबस्टेंस नहीं है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट ई हमारे पास है बेटा, एलिमेंट ई, ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए, ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बी, ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सी, ठीक है ना। तो जब एक सबस्टेंस एग्जिस्ट होगा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर अब ये एलिमेंट है, अगर अब ये एलिमेंट है जो एग्जिस्ट होता है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी बेटा, इसको हम नाम देते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है ना। तो आपने ये 10th में पढ़ा होगा, एलोट्रॉपी किसको बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, ठीक है ना। अगर सबस्टेंस एग्जिस्ट होगा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, ठीक है ना, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये एलिमेंट है दैट इज एलोट्रॉपी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सो आई कैन से एलोट्रॉपी कैन बी इंक्लूडेड इन पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं किसमें? पॉलीमॉर्फिज्म में। और वी कैन से दैट एलोट्रॉपी इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो एलोट्रॉपी, अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली मेंबर जो है, तो इनकी जो एलोट्रॉपी है इसके हवाले से अगर हम बात करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर जो है इनकी जो एलोट्रॉपी है इसके हवाले से अगर हम बात करेंगे बेटा, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे यूजुअली नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन और बिस्मथ यूजुअली ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स नहीं दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये यूजुअली होता है गैस एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो ये एग्जिस्ट होता है दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में। हमारे पास एक है अल्फा नाइट्रोजन, एक है बेटा अल्फा नाइट्रोजन, दूसरी जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है दैट इज बीटा नाइट्रोजन, दैट इज बीटा नाइट्रोजन, ठीक है ना। So usually nitrogen it exists in the form of gas at room temperature, but if it will be solid nitrogen, then we have two types of solid nitrogens as its allotropic forms. So one is alpha nitrogen, तो एक है हमारे पास that's alpha nitrogen, तो दूसरा जो allotropic form है बेटा that is beta nitrogen, ठीक है ना। तो फास्फोरस की बात करेंगे रिगार्डिंग allotropic forms, तो फास्फोरस की जो allotropic forms है वो बहुत सारी है। हमारे पास है व्हाइट फास्फोरस है, हमारे पास है रेड फास्फोरस है, हमारे पास है बेटा स्कारलेट फास्फोरस है,
हमारे पास है बेटा वायलेट फास्फोरस है, ठीक है ना। तो हमारे पास ऐसे ही बेटा एक और है ब्लैक फास्फोरस है, ठीक है ना। तो व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, दीज आर डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। दीज आर डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। अगर हम बात करेंगे स्कारलेट, आपके जहन में ये आया होगा व्हाट स्कारलेट, स्कारलेट बोलते हैं ब्राइट रेड कलर जो है, दैट्स कॉल्ड स्कारलेट, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस। अगर हम बात करेंगे आर्सेनिक की, तो इसमें जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है दैट इज ग्रे arsenic, we have yellow arsenic and we have black arsenic, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे एंटीमनी के हवाले से, we have yellow antimony and we have another allotropic form of antimony that is black antimony, ठीक है ना। so these are the allotropic forms of nitrogen family members, ठीक है ना। so this was the physical property number 6, ये थी 6th physical property that is allotropy। तो आगे बढ़ेंगे बेटा, तो और एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन, दैट इज कैटिनेशन। और एक प्रॉपर्टी जो बेटा है दैट इज कैटिनेशन, दैट इज कैटिनेशन। सो दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 7th, दैट इज कैटिनेशन, दैट इज कैटिनेशन, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे बेटा कैटिनेशन की, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है ना, एंड बिस्मथ, बिस्मथ एक टिपिकल मेटल है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होती है, दैट इज सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। आपने पढ़ा होगा, जो हमारे पास आपने ये 10th में पढ़ा होगा कि कार्बन के पास जो इसकी जो सलाहियत है बाकी जो कार्बन एटम्स है उनके साथ लॉन्ग चेन्स बनाने की, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है ना। सो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो नाइट्रोजन के पास सलाहियत जो है बाकी जो नाइट्रोजन एटम्स है उनके साथ बॉन्ड बनाने की, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो एज कम्पेयर टू सबसे ज्यादा कैटिनेशन जो दिखाता है अमंग दी एलिमेंट्स दैट इज शोन बाय कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन दिखाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कैटिनेशन रिगार्डिंग नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, ये नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स जो है ये कैटिनेशन दिखाते हैं बट टू स्मॉल एक्सटेंट। खुसूसन अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, इट शोज कैटिनेशन टू स्मॉल एक्सटेंट। तो रेस्ट जो मेंबर्स है ये जो कैटिनेशन है ज्यादा कैटिनेशन दिखाते हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे, इट शोज कैटिनेशन, इट शोज कैटिनेशन टू स्मॉल एक्सटेंट, नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन टू स्मॉल एक्सटेंट। तो हम देखेंगे कि हमारे पास होगा ये एक जो है नाइट्रोजन, ये एक आयन है, ठीक है ना। इसका नाम है एजाइड आयन बेटा, इसका नाम है एजाइड आयन। ये जो एजाइड आयन है इसमें जो नाइट्रोजन है कैटिनेशन दिखाता है, बाकी नाइट्रोजन एटम्स के साथ लिंक होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास है हाइड्रोजीन है, दैट इज N2H4 हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन में भी नाइट्रोजन कैटिनेशन दिखाता है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजीन N2H4, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजीन की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कैटिनेशन दिखाता है, तो एजाइड आयन में भी नाइट्रोजन कैटिनेशन दिखाता है। चलो हम बात करेंगे थोड़ा एजाइड आयन के बारे में हम बात करेंगे। तो एजाइड आयन जो है N3 नेगेटिव, अगर इसमें डालेंगे यहाँ से H पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये चार्जेस जो बैलेंस हो जाएंगे। तो ये जो है HN3 इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये अमोनिया का रिवर्स है, ठीक है ना, अमोनिया का अपोजिट है। अगर आपको याद रखना है NH3 दैट इज अमोनिया, तो इसको रिवर्स करो दैट इज N3H, ये बन जाएगा हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है ना। तो हाइड्रोजोइक एसिड में हमारे पास है बेटा हाइड्रोजोइक एसिड HN3 हाइड्रोजोइक एसिड। इसमें से एक प्रोटॉन निकालो, माइनस प्रोटॉन, तो वहां पे बचेगा हमारे पास N3-1, तो दैट इज कॉल्ड एजाइड आयन। इसको हम बोलते हैं बेटा एजाइड आयन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एजाइड आयन। चलो छोड़ो,
तो ये था नाइट्रोजन के हवाले से, इट शोज कैटेनेशन टू स्मॉल एक्सटेंट वेल एज रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे शो कैटेनेशन टू लार्ज एक्सटेंट, दे शो कैटेनेशन टू लार्ज एक्सटेंट, ये ज्यादा कैटेनेशन दिखाते हैं हमें। अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे, ठीक है ना, फास्फोरस की बात करेंगे, अगर हम अगर हम आर्सेनिक की बात करेंगे, एंटीमनी की बात करेंगे, फास्फोरस की बात करेंगे, आर्सेनिक की, एंटीमनी की बात करेंगे, तो ये एग्जिस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ P4, मीन्स ये है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है ना। ये है AS4, ऐसे एंटीमनी है SB4, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे कैटेनेशन के हवाले से, तो यहाँ पे ज्यादा कैटेनेशन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये ज्यादा कैटेनेशन दिखाते हैं। तो इन तीनों में से फास्फोरस सबसे ज्यादा कैटेनेशन में दिखाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन जो है स्मॉल कैटेनेशन दिखाता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे क्या वजह है नाइट्रोजन, व्हाई नाइट्रोजन शोज कैटेनेशन टू स्मॉल एक्सटेंट एज कंपेयर टू फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के पास सलाहियत है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूँ, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। सो नाइट्रोजन forms multiple bonds due to its small size। नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। नाइट्रोजन अपने दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना के बनाएगा N2, ठीक है ना। तो इसकी एटॉमिसिटी है 2। सो नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से जो नाइट्रोजन है ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन में जो पाई p ऑर्बिटल्स है, इस नाइट्रोजन में जो p ऑर्बिटल्स है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए उनको ओवरलैप करना है। अगर उनको ओवरलैप करना है डेफिनेटली तो साइज स्मॉल होना चाहिए, तो ओवरलैप इफेक्टिव होगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद देयर रेस्पेक्टिव एटम्स। तो बाकी जो मिसाल के तौर पर अगर हम फास्फोरस की बात करेंगे, तो फास्फोरस ये एग्जिस्ट नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ P2। तो फास्फोरस ऐसे P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं बना सकता है, ठीक है ना। सो फास्फोरस जो है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों नहीं बना सकते हैं? ड्यू टू दियर लार्ज साइज, लार्ज साइज की वजह से जो है फास्फोरस एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स they cannot form multiple bonds, they cannot be linked with one another by multiple bonds। So rest of the members rest of the members rest of the members cannot be linked by rest of the members cannot be linked by multiple bonds due to their large size तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स while as rest of the members do not form multiple bonds, ठीक है ना। तो व्हाट्स आंसर, आंसर क्या है? दिस इज योर आंसर। तो नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज की वजह से नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए जो p ऑर्बिटल्स है उनको ओवरलैप करना है, तो उनका ओवरलैप तब पॉसिबल होगा, वो साइड वाइज ओवरलैप होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है वो साइड वाइज ओवरलैप, वो तब पॉसिबल होगा जब साइज स्मॉल होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, ठीक है ना, वो कम होगी, तो ओवरलैप इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो है रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे कैन नॉट बी लिंक्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू देयर लार्ज साइज। सो लार्ज साइज की वजह से जो p ऑर्बिटल्स इनके हैं वो ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उनका ओवरलैप इफेक्टिव नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग कैटेनेशन। तो और एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये थे जो भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल कैरेक्टर, एलोट्रॉपी, कैटेनेशन, ये है इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम में आए चाहे 12th एग्जाम में आए, तो वो जो क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज वो इन्हीं प्रॉपर्टीज में से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक जो प्रॉपर्टी है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से हम ट्रेंड देखेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ट्रेंड देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से। तो उसके बाद जो हमारा जो ये टॉपिक है दैट्स ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, ये इख्तिताम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इंशाल्लाह जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इंशाल्लाह कल जो हमारा टॉपिक होगा दैट वुड बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। दैट इज एट्थ, दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है वो? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से बात करेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो नाइट्रोजन ये दो जो है नॉन मेटल्स है बेटा, ये दो जो है नॉन मेटल्स है। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस। क्यों इंक्रीज हो जाता है? दोनों नॉन मेटल्स है, इनके दरमियान जो फोर्स है, यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वंडरवाल्स फोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पे जो फोर्स है बेटा वो वंडरवाल्स फोर्स है। तो वंडरवाल्स फोर्स इंक्रीज हो जाता है अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा। डेफिनेटली जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, साइज इंक्रीज हुआ है, फास्फोरस पे साइज इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है वंडरवाल्स फोर्स उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है डेफिनेटली तो वंडरवाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है डेफिनेटली, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा ऑन मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्सेनिक की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है यहाँ पे, इनमें से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो है ये सेमी मेटल है, इसमें मेटल एक करेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें जो साइज है वो भी इंटरमीडिएट साइज है, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट साइज की वजह से, मेटल करेक्टर की वजह से यहाँ पे जो है मेल्टिंग बॉन्ड होता है इनके एटम्स के दरमियान, ठीक है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका वैल्यू ज्यादा है। फिर आर्सेनिक से ऑनवर्ड जब हम जाएंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट on moving from arsenic to bismuth, what happens to melting point? This melting point it decreases, ये डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक से जब हम जाएंगे बिस्मथ की ओर बेटा, तो जो है साइज इंक्रीज हो जाता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जो मेटेलिक बॉन्ड है दैट डिक्रीजेस। जब स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इफ इट विल डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो ट्रेंड क्या है बेटा, जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन वंडरवाल्स फोर्स which is due to increase in size on moving from nitrogen to phosphorus. So on moving from arsenic to antimony, melting point decreases. Why? Due to decrease in strength of metallic bond. क्यों? Because जो ये साइज है इंक्रीज हो जाता है on moving from arsenic to bismuth, ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, साइज इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्ड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो कल जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह दैट वुड बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। थैंक्स फॉर वाचिंग।